दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई कहानी में। पूजा, ओ पूजा, पता नहीं यह बुढ़िया कहाँ मर गई है। पूजा भागते हुए आई और बोली, माँ जी की कमर में बहुत दर्द है, वह आराम कर रही हैं। अरे आराम आराम, यहाँ क्या बस आराम फरमाने के लिए आई हैं? पायल ने चिल्लाते हुए कहा और दनदनाते हुए उनके कमरे में गई, जहाँ ममता जी दर्द से कराह रही थी। कल बहू ने जानबूझकर उनके कमरे के आगे तेल गिरा दिया था। वहां पर फिसलने के कारण रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी। वो रात से ही करा रही थी, लेकिन किसी के भी उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी नहीं समझा। पायल ममता जी के पास गई और ममता जी का हाथ खींचते हुए बोली, बुढ़िया, यह तेरा गांव नहीं है जहां तू अपनी मर्जी करेगी। यह मेरा गांव है, यहाँ सब नियम से होता है। और हाथ खींचते ही ममता जी दर्द से और करा उठी और बोली, बहू, आज के लिए बख्श दो, कल टाइम से कर दूंगी। ममता जी को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देख पूजा बोली, भाभी जी, रहने दीजिए ना। माँ जी को आज उनकी जगह पे उनके हिस्से का सारा काम मैं कर दूंगी। पायल बोली, नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो, मुझे ज़्यादा सलाह देने की ज़रूरत नहीं है, काम तो यह बुढ़िया ही करेगी। इतना कहकर पायल ममता जी को खींचते हुए ले जाने लगी। ममता जी दर्द से बिलबिला रही थी, तो पूजा ने यह सब आज का बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने खींचकर 2 तमाचे पायल के गाल पर जड़ दिए। बस भाभी, बहुत हुआ। अरे इंसानियत नाम की चीज़ है आपके अंदर या नहीं? कैसे जानवरों की तरह आप माँ को घसीटते हुए ले जा रही हैं? उनका दर्द क्या आपको दिखाई नहीं देता? अगर आपकी माँ होती तो क्या आप उनके साथ भी ऐसा ही करती? ये लड़की औकात में रहकर अपनी, वरना क्या भाभी जी? और मेरा नाम पूजा है। हम आपके यहाँ नौकरी ज़रूर करते हैं, पर आपके गुलाम नहीं हैं। यह आप अपनी अमेरिका रोब कहीं और दिखाइएगा। और पूजा किसी के साथ भी गलत होते नहीं देख सकती, समझी आप? पूजा ने पायल को गुस्से से उंगली दिखाते हुए कहा और ममता जी का हाथ उसके हाथ से छीनकर उन्हें बिस्तर पर ले जाकर लेटाया और बोली, माँ जी, आप अभी रुकिए, हम आपके लिए कुछ चाय बिस्किट लेकर आते हैं, फिर हम आपको हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। पूजा का अपमान देखकर पूजा जी फूट फूट कर रोने लगी। उधर पायल अपने गाल पर पड़े थप्पड़ सहलाते हुए अभी भी पूजा का यह रूप देखकर सन्न थी। पूजा ने एम्बुलेंस को फ़ोन किया और फटाफट से ममता जी को चाय बिस्किट ले आए और उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। ममता जी बोली, बेटा, तू पराई होकर भी मेरे साथ इतना सब कर रही है। पूजा ने ममता जी के आंसू पोंछे और बोली, माँ जी, यह सब बातें बाद में, पहले आप इलाज ज़रूरी है। पूजा ने अपने पर, तुझे तो बेटे के पास जाने की जल्दी पड़ी है। मैं अभी कह रही हूँ, हमारे बेटे बहू के साथ रहना क्या सही होगा? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ममता जी बोली, आप पुरुष लोग कितना सोचते हैं। अरे बेटा, बहू शिकायत नहीं करेगी और बुला रहा है अपने पास रहने के लिए, उसमें भी आप इतना सोच रहे हैं। चलिए, पैकिंग करने में मेरी मदद कीजिए, वरना ट्रेन छूट जाएगी। इतना कहकर दोनों पैक करने में लग गए और रेलवे स्टेशन पहुंच गए। फटाफट अपनी सीट देखकर ममता ने उसे एक चादर डाल दी और रमाकांत बाबू सीट पर जाकर मैगजीन पढ़ने लगते हैं।
नीचे के सामने वाली सीट पर लगभग 80 साल के एक वृद्ध महिला आकर बैठी और बातों बातों में ममता जी से हाल चाल पूछने लगी। जब उन्हें यह पता चला कि ममता जी अपने बेटे बहू से घर जा रही हैं, तो उन्होंने कहा, बेटा बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं, क्या तुम्हारे घर में किसी चीज़ की कमी है? पैसा कौड़ी, घर द्वार या फिर कुछ और? ममता जी बोली, अरे नहीं नहीं आंटी, ईश्वर की दया से कोई कमी नहीं है। अभी 15-20 दिन पहले ही मेरे पति रिटायर्ड हुए हैं, पिछले साल से। करे वैसा ही हो। करीब आधे घंटे से ही उसे वृद्ध महिला का स्टेशन आ गया। वह बोली, चलो मैं चलती हूँ बेटा, यह गाड़ी बहुत ही कम समय के लिए रुकती है तो उतरने में भी दिक्कत हो जाती है। ममता उन्हें सहारा देकर गाड़ी से नीचे उतारती और हाथ जोड़कर उनसे विदा लिया। उनके जाते ही ममता सोचने लगी कि वह महिला जाते जाते यह क्यों कह गई कि सोच रही हो, भगवान करे वैसा ही हो। लगता है उनके परिवार में कोई नहीं है, तभी तो इस उम्र में भी वो अकेली सफ़र कर रही हैं। अगर कोई होता तो इतनी वृद्ध महिला को अकेले सफ़र करने देता। चलो, हम तो बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमारे बच्चे बहुत कुछ अच्छे हैं। आए दिन फ़ोन करते रहते हैं और क्या चाहिए वैसे ही ये रिटायर हुए हैं, पीछे ही पड़ गए हैं कि सब कुछ बेचकर हमारे पास आ जाओ। ममता सोचने लगी, आखिर रमाकांत जी बेटे बहू के पास क्यों नहीं जाना चाहते हैं? बार बार यह क्यों कर रहे हैं कि 10-15 दिन के लिए जाना है और हमेशा के लिए साथ रहने में अंतर है। ममता उन्हें बहुत समझाती, देखिए अभी अमित और पायल नौकरी करते हैं, अभी जाकर अगर हम उनके साथ रहे, उनकी गृहस्थी और बच्चे संभालने में मदद करेंगे, तभी तो बुढ़ापे में वह वहाँ हमारे बारे में सोचेंगे। बेटा तो हमारे हैं, बहू तो पराए हैं, उन्हें अपना बनाना होगा ना। रमाकांत जी बोलते हुए, तुम मेरे लिए क्या कर रही हो और मैं तुम्हारे लिए? इतना याद रखना, जो मतलब के लिए करते हैं वे कभी अपने नहीं होते। यह जीवन की सच्चाई है। ममता जी बोली, आप कितना सोचते हैं? अरे बेटा बहू अच्छे नहीं होते तो हमें अपने पास रहने के लिए बुलाते और मैं जाती। अब जाइए, ये लिस्ट लेकर बाजार से सारा सामान ले आइए। ये कुछ सामान के बेटे के लिए है और ज़्यादा सामान बहू के लिए है, ताकि बहू अगर अपनी हो गई तो बेटा अपने आप अपना हो जाएगा। और एक बात बताऊं, मुझे अगर बहू पर भरोसा नहीं होता तो मैं खुद भी यहाँ नहीं आती। तब भी फ़ोन पर बातें करती हैं और इतना आदर और सम्मान से बात करती हैं, और जब कभी हमारे पास आती हैं तो देखते हैं कि जी जी करके बात करती हैं। रमाकांत बोले, फ़ोन पर तो हर कोई अच्छे से बात करता है, और जहाँ तक बात रही यहाँ रहने की, तो भला कितने ही दिन यहाँ रहने आए हैं। आने से पहले कहती हैं ससुराल आ रही हूँ और मायके चली जाती हैं और फिर वापस मिलने चली जाती हैं। ममता जी बोली, आप भी ना 3 साल हो गए हैं, आज तक तो कुछ खराब नहीं बोली। आप इतना क्यों याद रखते हैं? मुझे याद है, अमित की कहने से पहले ही पायल ने कहा था कि सब कुछ बेचकर यहाँ चली आई है। सोचते सोचते ममता जी की आंख में लग गई। गाड़ी एक एक करके अपनी रफ्तार से चल रही थी। तभी रमाकांत जी की आवाज़ से ममता जी की नींद से जगाया। सुनो, सो गए क्या? चाय पियोगे? पीछे के डिब्बे से चाय वाले की आवाज़ आ रही थी। ममता जी बोली, हाँ हाँ पीऊँगी ना, आप भी ना नीचे आ जाइए। रमाकांत एक सुलझे हुए इंसान हैं, तभी तो 37 के वर्ष के वैवाहिक जीवन के बीच में कभी भी मनमुटाव नहीं हुआ है। परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हो, वो हमेशा ममता जी के पीठ पर खड़े रहते हैं। और अब तो रिटायरमेंट के बाद उनका सारा वक्त पत्नी के साथ ही लिए था।
थोड़ी देर में मंजिल आ गई थी। स्टेशन पर बैठे वह और पोते को देखकर बहुत खुश हुए। तीनों को जी भरकर आशीर्वाद दिया और सब साथ में घर चले गए। 2 दिन बाद ममता जी ने घर का पूरा मोर्चा संभाल लिया। झाड़ू पोछा वाली तो अच्छी थी, पर खाना बनाने वाला और बच्चे को संभालने वाला आया, उन्हें पसंद नहीं आई। उन्हें कई बार पायल से उसे हटाने की बात की, पर बेटे बहू ने नहीं हटाया। इस बात पर ममता जी ने रमाकांत से कहा, देखो हमारे बेटे बहुत कितने अच्छे हैं। वो मेरे आराम के लिए सोचते हैं और एक आप ही की कुछ भी सोचते हैं। 10 दिन बाद अमित और पायल को दफ्तर के किसी भी काम से बाहर जाना था और इस बच्चे को संभालने वाली ने छुट्टी ले ली थी। फिर क्या था, ममता जी ने सारी जिम्मेदारी को ले ली और बोली, इससे ज़्यादा मेहनत नहीं है, आखिर मैंने भी तो बच्चे संभाले हैं और फिर मैं तो 2 साल का ही, इसी के बहाने कि मेरा समय भी कट जाएगा। ममता जी का पोता हंस बहुत दुबला पतला था, 2 साल का हो गया था, पर अभी तक चल नहीं पा रहा था। ममता जी ने खूब मेहनत की। दिन भर में 3 बार उसे पैरों की मालिश करती और पौष्टिक आहार बनाकर खिलाती। देखते ही देखते उसके खुद के पैरों पर खड़ा होने भी सीख गया था। जब 15 दिन बाद अमित और पायल घर आए और बेटे को अपने पैरों पर खड़ा देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अमित बोला, अरे वाह मम्मी, आप तो कमाल कर दिया। फालतू में हम सेंटर से बच्चे को रखने वाली आया को रखते थे, इससे बेहतर तो आप इसका ख्याल रखती हैं। पायल बोली, हाँ तो तय है कि अब सेंटर से कोई आया नहीं आएगी, मम्मी जी ही अब से अपने पोते का ख्याल रखेंगी। बेटे बहू की सारी बातें रमाकांत को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, पर ममता जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। अगले दिन ममता जी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, बदन गर्म था और उनके पूरे बदन को दर्द हो रहा था। देखते देखते रात तक बुखार इतना बढ़ गया कि पैरासीटामोल का क्रोसिन भी असर नहीं कर रहा था। रमाकांत ने पायल से कहा, बहू तुम्हारी सास की तबीयत ठीक नहीं है, बेहद होगा कि तुम ऑफिस से छुट्टी ले लो और वरना बच्चे को कौन संभालेगा। पायल बोली, पापा जी आप भी हद करते हो ना, आप तो घर बैठे ही रहते हैं, आप संभाल लीजिए और कुछ छुट्टी लेकर क्या करूँगी, मैं कोई आया नहीं हूँ। मम्मी जी का मालिश करूं और उन्हें खाना बनाकर खिलाऊं। इतना कहकर वो चली गई। बेटा एक बार फैमिली दिखाने के लिए कमरे आया और बोला, मम्मी जल्दी ठीक हो जाओ वरना आपको इंजेक्शन बच्चे तक में फैल जाएगा। रमाकांत बोले, बेटा अगर आसपास कोई मालिश करने वाली हो तो उसे बुलवा लो, तुम्हारी माँ को 2-4 बार तेल की मालिश होगी और अच्छे से खाना खाएगी तो वह ठीक हो जाएगी। पायल आकर बोली, पापा जी यहाँ मालिश वाली फ्री में मालिश नहीं करती हैं, 1000 रुपये लेती हैं और आप खुद कर रहे हैं तो 2-4 दिन में तो ठीक हो जाएगी, तो बेकार में पैसे बर्बाद करने की क्या ज़रूरत है। चलो अमित, हमें ऑफिस के लिए देरी हो रही है। इतना कहकर वह बच्चे की जिम्मेदारी भी रमाकांत पर डालकर चली गई। शाम में अमित और पायल जैसे ही आए अपने बच्चों को गोद में लेकर अपने कमरे में चले गए। एक बार माँ का हाल चाल भी नहीं पूछा। रमाकांत रसोई में जाकर मालिश का सारा सामान ढूंढने लगे। तेल लिया और जाकर ममता जी के हथेलियों और तलवे में मालिश करने लगे। ममता जी बोली, सुनो मेरे लिए थोड़ा सा काढ़ा बना दो, उसमें से बहुत राहत मिलेगी। रमाकांत जी रसोई में जाकर काढ़े की सामग्री ढूंढने लगे तो पूजा बोली, लाइए बाबूजी मैं बना देती हूँ। तभी अमित रसोई में आया और बोला, पापा जब मम्मी के लिए काढ़ा बना रहे हैं तो मेरे और पायल के लिए भी चाय बना दीजिए। इतना कहकर वो बेटे के साथ खेलने लगा। पूजा ने चुपके से चाय बनाई और बोली, लो बाबूजी इसे ले जाकर साहब और सबको दे दो, मैं यह काढ़ा जी माँ जी के लिए ले जा रही हूँ। फिर
वो ममता जी के पास गए और उन्हें अपने हाथों का सहारा दिया, उठाकर बैठाई और 2 बिस्कुट देकर काढ़ा दिया। जब तक वो काढ़ा पी रही थी तब तक पूजा उनके पैरों की मालिश करती रही। ममता की आंखों में आंसू बहने लगे और वह सोचने लगी, सच कहा था रमाकांत ने कि वो दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी हैं। यहाँ बहू एक बार भी पूछने तक नहीं आई, बेटा एक बार हाल चाल पूछने तक नहीं आई, और यह पराई होकर भी मेरे लिए इतना कर रही हैं। फिर मेरे बेटे बहू ने मेरे अपने कैसे हुए, क्या क्या सोच कर आई थी। वैसे तो कुछ भी पता नहीं कि शादी ट्रेन में बहुत महिला कह रही थी कि जो सोच कर जा रही हो भगवान करे वैसा ही हो। पूजा के प्यार और मालिश के असर दिखाया। 2 दिन बाद ममता जी मंगी चंगी दिख रही थी। वैसे ही वो ठीक हुई। पायल जाकर करने लगी, मम्मी जी आप तो ठीक लग रही हो, तो बताइए आज रात के खाने में क्या बनाएंगी। रमाकांत ने झट से कहा, बहू अभी तुम्हारी सास की हालत इतनी भी अच्छी नहीं हुए हैं कि वह रसोई में खड़ी हो सके। ममता तुम आराम करो। पायल ने मुंह बनाकर बात बदल दिया और बोली, पापा जी हमने इस शहर में बहुत ही अच्छा सा 3 बेडरूम का घर देखा है। एक कमरे में आप लोग रहिएगा, एक में हम रहेंगे और तीसरे बच्चों के लिए होगा। तो बताइए कब चलें उस घर को देखने। रमाकांत जी बोले, तुम्हारी मर्जी बहू, घर तुम्हारा होगा, तुम्हें जब लेना हो ले लेना। अमित बोले, पापा घर तो हम ले लेंगे, पर जब तक आप मदद नहीं करेंगे घर कैसे ले पाएंगे। वो बोले, मैं तुम्हारे कहने का मतलब नहीं समझा। पायल बोली, अरे पापा जी इतने कहने का मतलब आपको अपने घर को बेचकर जाए मदद कर देते तो यहाँ जल्दी से जल्दी फ्लैट ले लेते। वैसे भी देवर जी को ससुराल से इतनी संपत्ति मिली है कि वे एक बार भी आपसे मांगने नहीं आएंगे। देखिए ना, तभी तो आपको आए हुए यहाँ इतने दिन हो गए हैं, उन्होंने एक बार तक फ़ोन नहीं किया है, और आप हमारी मदद कर दीजिए। रमाकांत ने ममता जी की तरफ देखते हुए ममता जी से बोली, अच्छा इसलिए तुम कह रही थी कि यहाँ से सब कुछ बेचकर आ जाइए। पायल हंसकर बोली, हाँ मम्मी जी आप तो बहुत समझदार हैं। मकान में हमने जीवन के इतने साल गुजारे हैं, हम उसे क्यों बेचेंगे, और इनके रिटायरमेंट का पैसे ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। उसे हम किसी और पैसे पर खर्च नहीं कर सकते। तुमने हमें यहाँ रहने के लिए क्या इसलिए बुलाया था कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, तब तुम अपने साथ रखोगी। तब तो हमें साफ साफ करो बेटा, हम तुम्हारे साथ नहीं रह पाएंगे। पायल अमित को बोली, सही कहा था तुमने, इन लोगों को बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, फालतू में हमने अपना समय और पैसा बर्बाद किया। पायल झट से बोली, ठीक है मम्मी जी, जब आपको यहाँ रहना ही नहीं है तो समय क्यों बर्बाद कर रही हैं। अमित इनके कल जाने का टिकट करवा दो। इतना कहकर वो अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली गई। लेकिन अंदर जाकर पायल ने सोचा, अगर यह चले गए तो सारा पैसा ही हमारे साथ हाथ नहीं लगेगा। उनके अगले दिन ही उन्हें रोकने का प्लान बनाया और मम्मी जी के कमरे में आगे तेल बिखेर दिया। ममता जी को दिखाई नहीं दिया, जिस कारण फिसलकर गिर गई और फिर उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट आ गई थी। अमित ने रमाकांत जी से तब तक ममता जी को अस्पताल ले जाने की बात की। वह बोला, रोज़ रोज़ के पैसे में तंग आ गया हूँ, ऐसा कीजिए हाथ में कटोरा लिए और बाहर सड़क पर बैठ जाइए, कोई ना कोई आपकी मदद कर ही देगा। इतना कहकर बेटे ने अपने कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। रमाकांत जी की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ नहीं बोले और पैसों का इंतज़ार करने लगे। गांव चले गए, तभी अचानक गांव के ख्यालों से बाहर आए ममता जी और रमाकांत जी। घर पहुंचे तो अमित अपनी माँ से बोला, माँ आपने ये अच्छा नहीं किया,
हम तो आपके भरोसे थे। ममता जी ने एक जोर का थप्पड़ अमित को लगाया और बोली, तुझ जैसे लालची बेटे से अच्छा होता तो मैं बे औलाद रहती। तुमने अच्छा तो तुम्हारा भाई है, कम से कम कुछ करता ही नहीं है तो मांगता भी नहीं है। सही कहते हैं तुम्हारे पापा, जब तक अपना शरीर है कभी बच्चों के भरोसा नहीं रखना चाहिए। गलती मेरी ही थी, तब मुझे सीख मिल गई है। अब दोबारा गलती नहीं करूँगी। अपनी ही औलाद को पहचानने में कैसे भूल कर गई हूँ। चलिए जी, सामान बांधिए, हम अपने घर चलते हैं। एक समय था जब हमारे बच्चे रहते थे, पर समय और लालच ने उन्हें पराया कर दिया है। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि अपने ही बच्चों को पहचानने में मैंने कैसे भूल कर दी है। दोनों अपना सामान बांध रहे थे। उतनी ही देर में रमाकांत ने अपने वकील को फ़ोन करके कहा, वकील साहब मेरी वसीयत तैयार कीजिए और वह उसी वसीयत में मेरी जितनी भी संपत्ति है उन सभी चीज़ों में से अपने दोनों बेटे बहू को बेदखल करता हूँ। जब तक हम जिंदा हैं वह संपत्ति हमारी रहेगी। मैं नहीं रहा तो वह ममता की होगी, और जब तक हम दोनों नहीं रहेंगे तो वह सारी संपत्ति किसी ट्रस्ट को दे दी जाएगी, क्योंकि हमें अपने बच्चों पर भरोसा नहीं है। दरवाजे पर कान लगाए रमाकांत की बहू सब सुन रही थी। वह जाकर पति को बताया और तो अमित दौड़ा दौड़ा आया और पिता से माफ़ी मांगने लगा। रमाकांत जी बोले, बेटा अब कोई फ़ायदा नहीं है, तीर कमान से निकल चुका है। तुमने क्या सोचा था तुम अपने माँ बाप को ठग लोगे? अरे सीधे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि बेवकूफ़ हैं। हमारे माथे पर नासमझ लिखा हुआ है। मैं तुम लोगों की तरह बार बार नहीं कहता, पर मेरा दिया हुआ झटका तुम्हें जीवन भर याद रहेगा। एक तुम्हारे भाई जो घर जमाई बनकर अपने सास ससुर की सेवा में लगा है, उसे मैं भी एक समय अपने माँ बाप याद सही पर यहाँ ले आई। कम से कम आंखों से पर्दा हो हट गया है। आए और तुम तो मेरे सामने से हट जाओ। इतना कहकर उन्होंने अपना सामान पैक कर लिया। निकलते निकलते वह अपनी पत्नी से बोले, अच्छा किया जो तुम हमें ज़बरदस्ती ही सही पर यहाँ ले आई। कम से कम आंखों से पर्दा तो हट गया। सारी सच्चाई समझ सामने आ गई कि हमारे बेटे हमारे लिए क्या सोचते हैं। अब जीवन भर इनकी शक्ल देखने के लिए भी कभी मुझे मत कहना। यह बात मानकर चलो कि दुनिया में तुम्हारे लिए मैं हूँ और तुम मेरे लिए हो। बस हमें बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिस दिन हमारा शरीर नहीं काम करेगा हम नौकर जाकर रख लेंगे, पर ऐसे बेटों से कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। चलो। बेटे बहू ने पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने सोचा था कि सब उसका उल्टा हो गया। अब अफसोस के सिवा उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। दोनों सर पकड़कर बैठ गए और अफसोस करने लगे। जितना उत्साहित होकर वो दोनों बेटे बहू से मिलने आए थे, उतना ही उदास होकर लौटने लगे। ट्रेन में ममता को उसने वृद्ध की बात आ रही थी, क्योंकि उन्होंने रमाकांत जी की बात नहीं मानी। सच तो यह है कि उन्होंने पति पत्नी के एक दूसरे का आखिर तक सहारा होते हुए भी एक बार अपने ही बच्चों को पहचानने में अपने भूल हो जाती हैं, क्योंकि माँ बाप नहीं स्वार्थ भाव की अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। उन्होंने 2 दिन बाद पूजा का भी टिकट करवा दिया, उसे भी अपने पास बुला लिया और बोले, पूजा क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगी? बेटा पूजा बोली, क्यों नहीं बाबूजी, आप लोग के साथ रहना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। उस दिन से रानी उन दोनों की बिल्कुल अपनी माँ बाप की तरह सेवा करती हैं। रमाकांत और ममता जी भी पूजा को अपनी बेटी की तरह प्यार करते हैं, और एक वक्त आया जब रमाकांत ने उसका अच्छे से घर में रिश्ता करवाया और अपना सब कुछ अपनी उस बेटी के नाम कर दिया। पूजा ने भी ज़िंदगी भर रमाकांत और ममता जी की जिम्मेदारियां उठाई और हमेशा उन्हें अपने साथ रखा। दोस्तों, रमाकांत और ममता जी का फैसला सही था या गलत? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।